हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी सार में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सीखेंगे हिंदी व्याकरण, जिससे आपको शुद्ध हिंदी बोलने और लिखने में सहायता मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दें। आज हम तीसरे विकारी शब्द क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया को समझने के लिए कुछ वाक्यों को देख लेते हैं, क्योंकि क्रिया बगैर वाक्य नहीं बनते। आरुषि कहानी पढ़ रही है। माली घास काट रहा है। मोहन चल रहा है। प्रियंका ने कहानी लिखी। इन वाक्यों में पढ़ना, घास काटना, लिखना, सोना, चलना आदि में क्रिया शब्द हैं। इनसे किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। अर्थात जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पता चलता है या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का पता चलता है, उन्हीं शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं, जैसे लिख, पढ़, चल, सुन आदि ये सब धातुएं हैं। अब हम देखेंगे कैसे कर्म और प्रयोग के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कर्म क्या है। कर्म होता है ऑब्जेक्ट, अर्थात कोई चीज़ जो काम को करने में सहायक होती है, या वह वस्तु जिस पर हमारे काम का प्रभाव दिखता है, उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण की सहायता से समझना आसान होगा, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है। इसमें और कारीगर बुन रहा है। अब दूसरी तरह से अध्यापक किताब से पढ़ा रहे हैं, कारीगर कपड़ा बुन रहा है। अब हम समझ गए थे कि कर्म क्या है। अब हम वाक्य के अनुसार देख लेते हैं। जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा, अर्थात जैसे हम देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट वाले में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक किताब से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर किताब कर्म है। कारीगर बुन रहा है और कारीगर कपड़ा बुन रहा है। अब यहाँ पर कपड़ा ये ऑब्जेक्ट है, यही कर्म है। अर्थात हम समझ गए कि जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा अथवा आवश्यकता नहीं होती, वो अकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें कर्म की अपेक्षा होती है, वह सकर्मक क्रिया है। कई बार सकर्मक और अकर्मक को पहचानने में मुश्किल होती है। तब ऐसी परिस्थिति में क्रिया शब्द के आगे क्या, किसे, किसको प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया है, और यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, अर्थात कर्म नहीं पाया जाता, उसे अकर्मक कहते हैं। और सकर्मक जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा होती है, उसे सकर्मक कहते हैं। कुछ शब्द सदैव अकर्मक होते हैं तथा कुछ शब्द सदैव सकर्मक होते हैं। जैसे अकर्मक शब्द देख लेते हैं। हंसना, रोना, आना, जाना, उड़ना, उठना, बैठना, चलना, सोना आदि ये अकर्मक शब्द हैं। सकर्मक शब्द जैसे खाना, पीना, धोना, सुखाना आदि सकर्मक शब्द हैं। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक होती है एक कर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक क्रिया। अब यहाँ हम उदाहरण से समझ लेंगे। जैसे माली पौधे लगाता है, राहुल खरीदारी करता है। तो हमने प्रश्न बताया था क्या, माली क्या लगाता है? माली पौधे लगाता है। राहुल क्या खरीदारी कर रहा है? क्या कर रहा है? खरीदारी कर रहा है। दादी ने रिया को कहानी सुनाई।
दादी ने क्या सुनाई? कहानी। किसको सुनाई? रिया को। यहाँ दो कर्मक क्रिया हो गई। मोहन अपनी बहन के लिए उपहार लाया। क्या लाया? उपहार। कौन लाया? किसके लिए लाया? बहन के लिए। तो यहाँ भी द्विकर्मक क्रिया है, एक बहन और एक उपहार। और इधर दादी वाले में रिया और कहानी, द्विकर्मक, ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। और पहली वाली एक कर्मक क्रिया। अब देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। सहायक क्रिया, जिसको हम रंजक क्रिया भी कहते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब सबसे पहले सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बारे में जान लेते हैं। क्रिया में एक मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को बढ़ाने में सहायता करती है। उदाहरण से समझ लेंगे, जैसे सोनिया बाजार जा रही थी। इसमें जाना मुख्य क्रिया है और रही थी सहायक क्रिया। रही सहायक क्रिया जा मुख्य क्रिया के अर्थ को बढ़ाने में सहायता कर रही है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। चोर गहने चुरा रहा है। इसमें चुरा शब्द मुख्य क्रिया है और रहा है सहायक क्रिया। अर्थात जब मुख्य क्रिया के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा होता है तो वह सहायक क्रिया हो जाती है। और इसी को रंजक क्रिया भी कहते हैं। अब है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे हम देखते हैं, सब अंदर आ जाओ। इस वाक्य में दो मुख्य क्रिया हैं, पहली आ और दूसरी क्रिया है जा। अब यहाँ पर जा अपना महत्व खोकर आ को विशेष बना रही है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं। माली पौधों को पानी देने लगा। यहाँ पर देना और लगा दो मुख्य क्रिया हैं, परंतु यहाँ पर लगा क्रिया देना क्रिया को विशेषता प्रदान करने के लिए लगी है। अर्थात संयुक्त क्रिया में दो मुख्य क्रिया होती हैं और एक क्रिया का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है हमारा नाम धातु क्रिया। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरण आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देख लेंगे। संज्ञा शब्दों में झूठ, झुठलाना, फिल्म, फिल्माना, बात, बतियाना। ऐसे ही सर्वनाम शब्दों के आगे लगाने पर अपना, अपनाना, मैं, मिमियाना, मोटा, मुटियाना, साठ, सटियाना। और अनुकरणात्मक शब्द। अब अनुकरणात्मक शब्द वो होते हैं जो दो बार रिपीट होते हैं, यानी उनका अनुकरण किया जाता है। थप 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 का थपथपाना, टिम टिम टिमटिमाना, खटखट खटखटाना, भिन 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 भिनाना। अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रेरणा अर्थात किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करना या प्रेरित होना, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अर्थात जब कर्ता किसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है। उदाहरण देख लेते हैं। सीता कपड़े धोती है। इसमें सीता स्वयं कपड़े धो रही है, तो यह है प्रथम प्रेरणार्थक। सीता धोबी से कपड़े धुलवाती है। जहाँ वो काम धोबी को प्रेरित कर रही है कपड़े धोने के लिए, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अब अंत में आती है पूर्वकालिक क्रिया। इस क्रिया में एक काम करके दूसरा काम तुरंत करना पाया जाता है और इसमें मुख्यतः कर शब्द लगा होता है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। राम खाना खाकर सो गया। अब यहाँ पर कर शब्द लगा है और पहले उसने क्या काम करा? खाने का, और बाद में सोने का, इसलिए यह हो गई पूर्वकालिक क्रिया। अब एक और उदाहरण। राहुल कपड़े बदलकर खेलने भाग गया। अब यहाँ पर भी एक तो देखो कर लगा है,
दूसरा पहले उसने कपड़े बदलने का काम किया और दूसरा फिर वो खेलने भाग गया। तो यानी ये पूर्वकालिक क्रिया है। अब उम्मीद है मुझे आपको कि क्रिया समझ आ गई होगी, फिर भी हम इसको एक बार संक्षेप में पूरा दोहरा लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, जिन शब्दों में किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर भी क्रिया के दो भागों में विभाजित किया गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है और जिसमें कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होती है। अब प्रयोग के आधार पर बांटा गया है सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सहायक क्रिया को ही रंजक क्रिया भी कहते हैं। जब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है, और जब वाक्य में दो या दो से अधिक मूल क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का काम करें तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में क्रिया के साथ सहायक क्रिया लगी होती है तो उसे सहायक क्रिया या रंजक क्रिया कहते हैं। जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के आगे प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जब किसी और को काम करने के लिए प्रेरणा दी जाती है या ली जाती है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और अंत में मुख्य क्रिया से पहले कोई और क्रिया हो चुकी हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।